हेलो फ्रेंड्स, हम सब बिहार समग्र रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा मध्यकालीन बिहार। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, एंशियंट बिहार देखे थे और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मिडाइवल बिहार। ये सीरीज़ आपके बहुत से बिहार गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगा, जैसे बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस हो गया, वनडे एग्जाम हो गया एंड ऑल बिहार गवर्नमेंट एग्जाम। बिहार समग्र की रिवीजन के लिए इस सीरीज़ के प्लेलिस्ट को फॉलो करें, जिसमें डेली वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। अगर ये आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, ड्रॉप ए कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टार्ट करते हैं। मिडाइवल बिहार। मिडाइवल बिहार में हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है सल्तनत काल में बिहार। सल्तनत काल में बिहार देखते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के आरंभ में, मतलब 13वीं शताब्दी स्टार्ट होने वाला था और 12वीं शताब्दी जो अंत होने वाला था उस टाइम का है ये। उसी आरंभ में तुर्क सेनापति मलिक हुशामुद्दीन के जो सहायक थे इब्ने बख्तियार खिलजी उनका नाम था। इन्होंने बिहार के कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सफल अभियान किया था। बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन तथा पाल वंश का शासक कौन था? इंद्र प्रथुमपाल था। और बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको जाता है? इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। वास्तविक श्रेय जाता है इब्ने बख्तियार खिलजी को। बिहार में तुर्कों की सबसे इम्पोर्टेंट विजय क्या थी? उदंतपुरी। बख्तियार खिलजी की उदंतपुरी, जो आधुनिक बिहार शरीफ है, अभी प्रेजेंट में बिहार शरीफ में है ये, उस पर विजय किया था। ये विजय उसने 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के विरोधियों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको नष्ट करके और बख्तियारपुर शहर की स्थापना कर दी। बख्तियार खिलजी ने 1203 से 1204 ईस्वी में नदिया जो बंगाल में, जो नदिया जिसका प्रेजेंट में बंगाल बोलते हैं, उस पर चढ़ाई की, जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? लक्ष्मण सेन की। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती में स्थापित की। लखनौती में बिहार की अवस्था में बख्तियार खिलजी के एक अधिकारी अली मर्दन ने उसकी हत्या करके उसका शव बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में दफन कर दिया था। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार उपनाम से भी जाना जाता था। क्या चीज? गाजी इख्तियार के नाम से भी उसको जाना जाता था बख्तियार खिलजी को। देखते हैं फर्स्ट हम लोग का गुलाम वंश। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में अख्ता प्रदान किया। इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद ने अवध बिहार तथा लखनौती को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 ईस्वी से 1229 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन का दामाद और गुलाम भी था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था ये इल्तुतमिश। इसको रियल फाउंडर माना जाता है गुलाम वंश का, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया तथा बाद में तुगान खां बिहार का राज्यपाल बना। बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था, जिसका वर्णन गया के राजा वनराज की गया प्रशासनिक में किया गया है। दिल्ली के अधीन में था गया का जो क्षेत्र, भी प्रेजेंट में बिहार में जो गया है उसका, वो दिल्ली के अधीन में था। लखनौती के शासक तुगरिल खान ने बलबन की अधीनता स्वीकार की, परंतु 1279 से 1280 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। ओके,
सॉरी। नेक्स्ट है खिलजी वंश। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना एवं खिलजी वंश का शासक प्रारंभ हुआ। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है और उसके बाद वहां शासक स्टार्ट हो जाता है। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु राजा शुक्र सिंह ने इस सेना को पराजित किया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में खालसा भूमि थी उसके अधीन पैमाने पर विकसित हुई थी। जवाबिद का संबंध राज्य कानून से है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया था। खिलजी वंश के समय तक बिहार में गंगा नदी के दक्षिण के मैदानों पर भी तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार पर निर्णायक वर्चस्व हुआ। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के शाहपुर, जो प्रेजेंट में भोजपुर है, वहां से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा तुगलक वंश। देखते हैं तुगलक वंश। ये हमारे जितने भी अभी वंश दिखाए जा रहे हैं मिडाइवल बिहार के, ये बिहार में जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है ये हमारा तुगलक वंश। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ, जो प्रेजेंट में नालंदा में है, वहां हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के कन्नट वंशीय शासक हरि सिंह को पराजित किया था। मिथिला के कन्नट वंशीय शासक थे हरि सिंह, उसको पराजित किया, हराया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार का विलय दिल्ली सल्तनत में किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दरभंगा में एक दुर्ग तथा जमा मस्जिद का निर्माण कराया गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, जो प्रेजेंट में दौलताबाद से महाराष्ट्र, ले गया तथा देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। उसने पुनः अपनी राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली ले आया। इस कारण उसे अंतविरोधी का विस्मयकारी मिश्रण तथा सनकी अथवा पागल बादशाह भी कहा जाता है। इस कारण से उसे कितने सारे नाम मिल गए, सनकी मिला, पागल बादशाह मिल गया, बोला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया। दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक नए राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश को वैवनार वंश या अहिलवाड़ वंश कहा जाता है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था, खैराती और हॉस्पिटल था। ये क्या नाम था उसका? दार उल सफा। किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता के हिसाब से तथा संभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्त देकर बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। बेकारी, बेरोजगारी जो होता है उसकी समस्या को हल किया था, रोजगार देकर नियुक्त करके। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक दास थे। दासों की देखभाल के लिए पृथक विभाग, जो दीवाने बंदगान का गठन किया गया। विभाग का नाम क्या दिया गया था? दीवान ए बंदगान। ओके। बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतीपुरी का महाविहार यही अवस्थित था। उदंतपुरी का जो महाविहार था वो कहाँ पे स्थित था? बिहार शरीफ में ही अवस्थित था। इसके साथ ही उनके बौद्ध विहार इस क्षेत्र में अवस्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम विहार रखा, जो बाद में बिहार हो गया। पहले इसका नाम विहार रखा गया, बाद में बिहार बना।
इस समय के प्रशासनिक इकाइयों आदि का विवरण मिन्हाज उस सिराज की रचना क्या है, तबकाते नाशरी में मिलता है। ये जो किताब लिखा गया है तबकाते नाशरी, उसमें इसकी चर्चा मिलती है। पटना और गया के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज द्वारा उन्हें दान दिए जाने का उल्लेख है। सूफी संत हजरत सरफुद्दीन यहाइन मेनरी के उल्फजात उक्तियों के संकलन और मनाकिबुल असफिया जैसी रचनाओं से बिहार में तुगलक शासन का इतिहास जानना संभव है। जो इतनी सारी रचनाएं हैं उसकी वजह से ही बिहार में तुगलक शासक का इतिहास जानना संभव हो पाया। सीरते फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट करने की चर्चा मिलती है। नोटिस में है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अब देखते हैं बिहार में लोधी वंश। भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोधी था। पहला भारत का था ये बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी के बिहार अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495 से 1496 में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रशासन नियुक्त किया। लोधी शासकों के काल में बिहार में नुहानी अफगानों की स्थिति दृढ़ थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था 1526 में, किसके बीच हुआ था? बाबर और पानीपत के प्रथम लड़ाई के बाद बाबर खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। इसमें उनका साथ नुहानी और फारमुनी कबीलों के प्रमुख सरदारों ने दिया था। सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोधी की सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित किया। सुल्तान मोहम्मद की 1528 ईस्वी में मृत्यु हो गई तथा उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां शासक नियुक्त हुआ, जबकि फरीद खां उर्फ शेर खां उसका संरक्षण नियुक्त हुआ। शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के बिहार आक्रमण को विफल किया। मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख देखते हैं, कुछ अभिलेख है। बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख है। बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख है। संग्राम गुप्त का पंचतामपात्र अभिलेख है। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबान अभिलेख है। फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख है। खड़गपुर के राजा का अभिलेख है। भभुआ में शेरशाह का अभिलेख है और खैरवाड़ प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख है। इतने सारे अभिलेख। बिहार में अफगान शासक। नुहानियों के सत्ता पतन के साथ ही बिहार में अफगानों के नए नेता के रूप में शेर शाह का उदय हुआ था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी तक शेरशाह का शासक चला। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बैजवाड़ा होशियारपुर नामक स्थान में एक अफगानी महिला के गर्भ से हुआ था। शेरशाह के पूर्वज आरंभ में अफगानिस्तान के राहड़ी ग्राम में रहते थे। ग्रामीण क्षेत्र के थे ये, इनके माँ पापा। फरीद खां उर्फ शेरशाह बिहार में सासाराम के जागीरदार हसन खां सुर का पुत्र था। सल्तनत कालीन शासक बहलोल लोधी के काल में शेर खां के पितामह इब्राहिम खां भारत आया था। जैनपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद फरीद सासाराम में अपने पिता की जागीर का प्रबंध करने लग रहा था।
शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां ने बचपन में एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार डाला था, जिससे बिहार में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान नुहानी ने प्रसन्न होकर इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर खां चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। उसी समय उसने कहा था कि यदि भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खां ने हजरते आला की उपाधि ग्रहण की। 1530 में शेर खां ने चुनार के पूर्व सूबेदार ताज खां की विधवा लाड मालिका से शादी किया। इससे उसकी आर्थिक तथा सैनिक शक्ति काफी बढ़ गई। लाड मालिका से शादी करने के बाद दोहड़िया की युद्ध जो हुआ था 1532 ईस्वी में, शेर खां ने मोहम्मद लोदी के साथ दिया था। मोहम्मद लोदी का साथ दिया था दोहड़िया के युद्ध में। 1530 में सूरजगढ़ की लड़ाई हुई। उसमें शेर शाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति दृढ़ की थी। 1537 से 1538 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। पराजित करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का कुतबा पढ़वाया तथा सिक्का भी चलवाया था। शेर शाह ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। हुमायूं को हराकर 10 जून 1540 को आगरा में शेर शाह का विधिवंश राज्याभिषेक हुआ था। उसने सुल्ताने आदिल की उपाधि भी धारण की थी। शेर शाह ने 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया था। मालवा से लौटने के क्रम में उसने रणथंभौर पर भी अधिकार कर लिया था। 1543 ईस्वी में शेर शाह ने रायसीन पर आक्रमण कर वहां से राजपूत शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। इस आक्रमण के दौरान स्त्रियों ने जौहर किया। जौहर का मतलब अपना त्याग करना, अग्नि में अग्नि को बना लेती थी स्त्रियां लोग और अपना देह त्याग करती थी। इसे जौहर बोला जाता था। 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। इस युद्ध में राजपूत सरदार जायता और कुप्पा ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया। शेर शाह ने मारवाड़ युद्ध के दौरान ही कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। किसने कहा था? शेर शाह ने। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया, जिसका शासक कौन था? कीरत सिंह था। कालिंजर अभियान के दौरान जब शेर शाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, उसी दौरान किले की दीवार से एक गोला लगकर पास रखे बारूद पर गिरा, जिसमें आग लगने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसकी आयु 73 वर्ष की थी। शेर शाह द्वारा नियुक्त बिहार का अंतिम सूबेदार कौन था? सुलेमान खां था। अब्दुल्लाह द्वारा रचित तारीखे दाऊदी के अनुसार शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। इस नगर को